हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी प्रीलिम 2026 को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की लग रही है। इस टेस्ट सीरीज से हम 50 क्वेश्चनों को पिछली वीडियो में लगा चुके थे, आप सभी ने देख लिए होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा 51 वाले क्वेश्चन से हम जो है बात करेंगे। देखो, ऐसे क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डायरेक्ट तौर पर पूछे जाते हैं और इस चैनल पर हम सिर्फ महात्मा गांधी की नहीं, आकार की, निर्माण की, दृष्टि की, मल्टीपल्स क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज को हम लगा रहे हैं, तो एक बार जरूर आप लोग अच्छे से देखते चलिएगा। चलिए, तो आज का हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित होने वाली भरनोटी बोली का संबंध जो है किस जनजाति से है। तो भरनोटी बोली मध्य प्रदेश की जनजातीय क्षेत्रों में बोली जाती है भरनोटी बोली, इसका जो संबंध है भारिया जनजाति से है। बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। भारिया जनजाति के द्वारा भरनोटी बोली को बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पर अगर भील शब्द लिखा है तो भील भी कोई ना कोई बोली बोलती होगी। भील जो है आपकी, भील जो बोली जनजाति है भील ही बोलती है, ध्यान रखना है। गोंड जनजाति कौन सी बोलती है? तो गोंड जो है गोंडी बोली को बोलती है और बैगा जनजाति की बात करें तो बैगानी बोलती है। तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंटैया नाच का संबंध किस क्षेत्र से है? अंटैया नाच का संबंध पूछ रहा है किस क्षेत्र से है, तो आप कहेंगे मालवा क्षेत्र से जो है अंटैया नाच जो है मनाया जाता है। अच्छा, किस अवसर पर अंटैया नाच होता है? तो गणगौर के अवसर पर होता है। गणगौर के अवसर पर जो है अंटैया नाच होता है। और इस नृत्य को करता कौन है? तो पुरुष परक नृत्य करते हैं, पुरुष जो है नृत्य इसको करते हैं, अंटैया नाच नृत्य को। और इस नृत्य में दोहे गाए जाते हैं, जो दोहे होती है ना, आपने जैसे देखा होगा, है ना, दोहे गाए जाते हैं। और अन्य नाम अंटैया नाच का जो है डंडा नाच भी है। कभी कभी ये भी आ जाए तो बता सकते हो, डंडा नाच इसका दूसरा नाम है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कार्तिकीया लोक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्तिकीया जो लोक नृत्य है महिला प्रधान, पुरुष प्रधान, महिला पुरुष दोनों, या फिर अविवाहित लड़कियों के द्वारा। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा वो कहेंगे आप लोग महिला प्रधान सामूहिक नृत्य के रूप में, मतलब कि जो महिलाएं होती हैं वो समूह में जो है आपका कार्तिकीया नृत्य लोक नृत्य को जो है करती हैं। अच्छा, किस क्षेत्र से यह नृत्य जो है संबंधित है? तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहां पर जो है कार्तिकीय जो नृत्य है वो किया जाता है। कब किया जाता है? तो नाम से ही छुप रहा है, कार्तिक माह के अवसर पर जो है किया जाता है और महिलाओं के द्वारा इसको किया जाता है। नेक्स्ट आता है, इस गायन में मां सरस्वती की आराधना की जाती है? भोला गायन, भाग्य गायन, भोपे गायन या संजय गायन। तो ऐसा कौन सा गायन है जिसमें मां सरस्वती की आराधना की जाती है? तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? मां सरस्वती की आराधना भोपे गायन में की जाती है। भोपे गायन अब किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह मालवा क्षेत्र से संबंधित है। मालवा क्षेत्र में भोले गायन में मां सरस्वती की आराधना की जाती है। अच्छा, किस अवसर पर? तो वसंत ऋतु के अवसर पर। वसंत जो पंचमी आता है ना, मां सरस्वती की पूजा होती है, वसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती मां की आराधना जो है भोपे गायन में की जाती है। साथ में इस गायन शैली में सामूहिक रूप में जो व्यक्ति होते हैं वो इसमें गाते हैं। भोला गीत और फागी गीत बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ये भोला गीत और फागी गीत, ये दोनों जो गीत है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और संजा गीत की बात किया तो ये आपका मालवा क्षेत्र से संबंधित है। तो भोपे गीत भी मालवा क्षेत्र से, संजा गीत भी मालवा क्षेत्र से, भोला गायन फाग गायन बुंदेलखंड क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन छिपा शिल्प के श्रेष्ठ कलाकार है? छिपा शिल्प के श्रेष्ठ कलाकार कौन है? आप कहेंगे श्री सुलेमान जी जो है छिपा शिल्प के श्रेष्ठ कलाकार हैं। सुलेमान इस कला के कलाकार के साथ साथ इनका संबंध जो है धार जिले से, अगर इनका संबंध पूछा जाए तो आप बता सकते हो धार जिले से इनका संबंध है। और यह मुख्य क्षेत्र जो है उज्जैन क्षेत्र के अंदर जो है आता है। और साथ में इनका नाम भैरूगढ़ शिल्प भी है। भैरूगढ़ शिल्प है किस चीज का? छिपा शिल्प का दूसरा नाम जो है भैरूगढ़ शिल्प के रूप में भी जो है जाना जाता है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो आपको आसानी हो रही होगी पढ़ने में, है ना। पहला है लोकनाट्य, दूसरा है क्षेत्र। कौन सा लोकनाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? जैसे रामदंगल, रामदंगल की बात करें तो मालवा क्षेत्र से संबंधित है। ठोंठा, ठोंठा निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। गौरैया आपकी बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और राई स्वांग की बात किया तो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। गौरैया जो लोकनाट्य है, गौरैया जो लोकनाट्य है इसके एक अन्य नाम भी है। आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज याद कर लो। जिंदबा, क्या नाम है? जिंदबा भी इसका जो है दूसरा नाम है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, काठी नृत्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो भाई काठी नृत्य करता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? काठी नृत्य करने वाले को भगत कहते हैं। क्या कहते हैं? भगत कहते हैं।
तो भगत जो है काठी नृत्य करने वाला व्यक्ति कहलाता है। और इसकी जो क्षेत्र है निमाड़ क्षेत्र में ज्यादातर जो है किया जाता है, निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है। किस अवसर पर? तो देव प्रबोधिनी एकादशी की महाशिवरात्रि पर इसको जो है किया जाता है। तो आप कह सकते हो महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि के अवसर पर जो है काठी नृत्य को किया जाता है और सामूहिक रूप से किया जाता है। नेक्स्ट आता है दिवासा लोक चित्र किस अवसर पर बनाया जाता है? दिवासा लोक चित्र है किस अवसर पर बनाया जाता है? तो आप कहेंगे दिवासा लोक चित्र जो है आपके हरियाली अमावस्या, विवाह, जन्म, श्राद्ध। तो आपका ऑप्शन रहेगा श्राद्ध पक्ष के अवसर पर दिवासा लोक चित्र जो है बनाया जाता है। अच्छा, किस क्षेत्र में? तो मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। मालवा क्षेत्र के अलावा किसके द्वारा मनाया जाता है? तो किशोरियां मनाती हैं, जो किशोरी होती हैं किशोरियों के द्वारा जो है बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखो। अच्छा, जो आपको पॉइंट बताते हैं फैक्ट के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि बस बता के निकल गए, नहीं, एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए ऐसा थोड़ा ना है। हो सकता है इस क्वेश्चन से हमारे फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आपको दोनों ही चीजें याद रखनी है, जो बता रही है और जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धातु शिल्प कला के अंतर्गत प्रसिद्ध बटलोही नामक पात्र किस क्षेत्र में बनाए जाते हैं? धातु शिल्प कला के अंतर्गत जो बटलोही नामक जो पात्र हैं वो है आपके सतना जिले में बनाए जाते हैं, सतना क्षेत्र में जो है बनाए जाते हैं। तो कस्बा क्षेत्र में है जिसमें टीकमगढ़ और दतिया बेल मेटल मूर्तियों के लिए जाना जाता है। ये दतिया जो टीकमगढ़ है ये दोनों बेल मेटल मूर्ति के लिए जाना जाता है और जो बुदनी है वो आपकी खराद शिल्प कला के लिए जाना जाता है और सतना जो है बटलोही नामक पात्र के लिए धातु शिल्प कला के अंतर्गत जो है जाना जाता है। अच्छा, आप लोगों को बता दूं एक चीज, मेरा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। इस ऐप को क्यों बता रहे हैं? तो आपको अगर फुल टेस्ट सीरीज देखनी है मल्टीपल्स कोचिंगों की तो हमारे ऐप से जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। साथ में मल्टीपल्स कोचिंग की बहुत सारी कोचिंग जैसे महात्मा गांधी हो गया, आकार हो गया, निर्माण हो गया, इन सभी की टेस्ट सीरीज आपको धीरे धीरे जितनी भी आती जाएंगी उपलब्ध होती जाएंगी हमारे ऐप पर ही जो है आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म में। तो बाकी आप प्रिंट आउट निकलवा के लगा सकते हो। ये भी चीज आपको हमारे ऐप पर ही सुविधा मिलेगी। आप सोचो कि सर व्हाट्सएप पे भेज दो, टेलीग्राम, नहीं, ये आपको सिर्फ ऐप पर ही सुविधा मिलेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप की लिंक दे दी है, डाउनलोड कर लेना। केशव जयंती समारोह किस जगह पर आयोजित किया जाता है? भाई केशव जयंती समारोह है किस अवसर पर या किस जगह पर समारोह किया जाता है? तो आप कहेंगे ओरछा में इसका जो है आयोजन या समारोह का जो है आयोजन किया जाता है। केशव जयंती समारोह ओरछा में मनाया जाता है और हर साल मनाया जाता है। केशव दास का उपनाम क्या है? कठिन काव्य का प्रीत, ध्यान रखना है, कठिन काव्य का प्रीत इसका है। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसी बात किया तो रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, दूसरी कवि प्रिया, कवि प्रिया, फिर चंद्रमाला। तो इनकी कुछ जो है रचनाएं भी हैं, इनको भी थोड़ा ध्यान रखो। ईश्वरी सतसई का संकलन किसने किया है? ईश्वरी सतसई का संकलन की बात की जाए किसके द्वारा किया गया है? तो लोकेंद्र सिंह नागर ने किया हुआ है। लोकेंद्र सिंह नागर के द्वारा जो है ईश्वरी सतसई का जो है आपका संकलन किया गया है। अच्छा, किस क्षेत्र से? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, यह बुंदेलखंड क्षेत्र से जो है संबंधित है। नेक्स्ट आता है मकड़ई का किला किस जिले में स्थित है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मकड़ई का किला जो है किस क्षेत्र में स्थित है? जो मकड़ाई का किला है वो किस क्षेत्र में स्थित है? आप कहेंगे हरदा जिले में स्थित है। इसमें हरदा जिले में मकड़ाई का किला स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था मकड़ाई का किला का? तो मकरंद शाह के द्वारा, मकरंद शाह के द्वारा इसका जो है निर्माण करवाया गया था। इसलिए पिंडारियों के दमन से बचाव के लिए मकड़ाई का किला का निर्माण हरदा में मकरंद शाह के द्वारा करवाया गया था। अच्छा, यहाँ पर नाम लिखे हैं, जैसे पन्ना लिखा है, मुरैना, इंदौर। तो पन्ना में कौन सा किला है? पन्ना में अजयगढ़ का किला है, ध्यान रखें, पन्ना में अजयगढ़ का किला है। मुरैना में किसका किला है? मुरैना में सबलगढ़ का किला है, मुरैना में सबलगढ़ का किला है। और इंदौर में बात की जाए तो कुशलगढ़ का किला है, इंदौर में कुशलगढ़ का किला है। तो ये कुछ किले अलग अलग जगह है, वो भी थोड़ा याद कर लो। राजा प्रवीण महल का निर्माण किसने करवाया? राजा प्रवीण महल का जो निर्माण है आपकी राजा इंद्रजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। अच्छा, कहां पर करवाया था? तो ओरछा में करवाया था, ध्यान रखना है, ओरछा में राजा इंद्र सिंह के द्वारा प्रवीण महल का जो है निर्माण करवाया गया था। तो इसीलिए इसको राय प्रवीण के नाम से भी जाना जाता है। ये राय प्रवीण को समर्पित है और राजा इंद्रजीत की प्रेमिका के उपलक्ष्य में इसका निर्माण जो है करवाया था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा नवीन पर्यटन नीति कब लागू की गई? तो एमपी ने अपनी नई जो पर्यटन नीति है ना, नई पर्यटन नीति है, जो टूरिज्म पॉलिसी है, कब लागू की थी? तो आपका ऑप्शन रहेगा नई वाली 16 सितंबर 2016 को मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति को लागू किया गया है। प्रथम पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? तो पहली वाली की बात किया तो पहली वाली 5 सितंबर 2012 को, 5 सितंबर 2012 को प्रथम पर्यटन नीति लागू की गई थी। नई पर्यटन नीति 16 सितंबर 2016 को लागू की गई है
और एक और ऑप्शन आता है जल पर्यटन नीति। कौन सा आता है? जल पर्यटन नीति। ये कब लागू की गई? तो जल पर्यटन नीति की ऑप्शन में आ जाए तो आप बता दोगे 28 फरवरी 2017 को जल पर्यटन नीति जो है घोषित या लागू की गई है। ठीक है। डमरू घाटी किस जिले में स्थित है? डमरू घाटी की बात क्या है? नरसिंहपुर जिले में है। कहां पर है? नरसिंहपुर जिले में डमरू घाटी स्थित है। अच्छा, प्रॉपर नरसिंहपुर में कहां है? तो गाडरवारा में है। ये गाडर जो वाड़ा है, गाडरवारा जो है नरसिंहपुर में ही, वहां पर आके डमरू घाटी जो है स्थित है। अच्छा, किस लिए? भगवान शिव की विशाल प्रतिमा को इसलिए जानी जाती है। चलिए, अच्छा, नरसिंहपुर में ही आपको पता होगा बरमान घाट का भी घाट है ना, बरमान घाट भी नरसिंहपुर जिले में ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे प्रमोद वन, गुप्त गोदावरी, आरोग्य धाम, कीर्ति तीर्थ किस स्थान पर? ये सभी प्रमोद वन, गुप्त गोदावरी, आरोग्य धाम और कीर्ति तीर्थ जो है किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन रहेगा चित्रकूट में स्थित है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर और भी पर्यटक स्थल जैसे राम घाट, कामतगिरी, स्फटिक शिला, जानकी कुंड, प्रमोद वन, मत्स्य ऋषि आश्रम, गुप्त गोदावरी, लक्ष्मण पहाड़ी, आरोग्य धाम, कीर्ति तीर्थ इत्यादि चीजें आपको चित्रकूट में जो है मिल जाएंगी। लेकिन याद करने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फंसा दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से टंटैया भील के सहयोगी कौन थे? टंटैया भील के सहयोगी पूछ रहा है कौन थे, है ना। तो टंटैया भील का सबसे पहले हम भील के बारे में समझते हैं। 1842 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? खंडवा जिले में इनका जो है जन्म हुआ था। और डोपिया और बजानिया, डोपिया और बिजानिया जो है इनके सहयोगी या मित्र के रूप में जाने जाते हैं। टंटैया भील का टंटैया मामा भी नाम है ना, टंटैया मामा भी कहा जाता है। और डोपिया और बिजानिया इनके सहयोगी थे। किस क्रांतिकारी ने जय हो जोहर हो और लड़ाई आर पार हो का नारा दिया? क्रांतिकारी क्या कहा था? जय हो जोहर हो और लड़ाई आर पार हो का नारा दिया था। किसके द्वारा? तो भीमा नायक के द्वारा यह नारा दिया गया था। भीमा नायक का जन्म 1840 में हुआ था। बड़वानी जिले में हुआ था। बड़वानी जिले में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और भीमा नायक को ही निवाड़ का रोबिन हुड कहा जाता है। निवाड़ का जो है रोबिन हुड कहा जाता है, ध्यान रखना। रोबिन हुड के निवाड़ कैसे कहा जाता है? भीमा नामक को ही कहा जाता है। 1857 की क्रांति में इन्होंने बड़वानी का नेतृत्व किया था, ये भी ध्यान रखो। नेक्स्ट बात करेंगे जनगण सिंह श्याम का जन्म कहाँ हुआ? जनगण सिंह श्याम का जन्म की बात कर रहा है, कहां पर हुआ? तो जनगण सिंह श्याम के जन्म की बात किया है पाटनगढ़ डिंडोरी में हुआ है। पाटनगढ़ डिंडोरी में जनगण सिंह श्याम का जन्म हुआ है। नेक्स्ट आता है आदिवासी कलाकार एवं चित्रकार जोधैया बाई मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं? तो आदिवासी कलाकार और चित्रकार हैं जोधैया बाई का संबंध की बात करें तो उमरिया जिले से इनका संबंध है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी एमपीपीएससी में बहुत बार आ चुका है। अच्छा, ये किस जनजाति सम्मिलित है? तो ये बैगा जनजाति सम्मिलित है। ये भी ध्यान रखो, बैगा जनजाति से संबंधित है। और 2023 में बैगा कला के लिए ने पद्मश्री, कौन सा? पद्मश्री से सम्मानित जो है किया जा चुका है। और 2020 में नारी शक्ति सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो ये दोनों पुरस्कार याद रखो। हो सकता है पूछ लिया जाए कि जोधैया बाई को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? 2023 में। नारी शक्ति से कब सम्मानित किया? 2020 में। किस जिले से सम्मानित थे? उमरिया जिले से। कौन सी जनजाति सम्मानित थे? बैगा से। किसके लिए जानी जाती है? तो आदिवासी कलाकार और चित्रकार के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब गलत इसमें से कौन सा है चारों में? तो बात की जाए भूरीबाई का संबंध पिथौरा चित्रकला से है, बिल्कुल ठीक है। दुर्गाबाई ब्याम का संबंध गोंडी चित्रकला से है, ये भी सही है। जोधाबाई का संबंध भील चित्रकला से। अब देखो आ गया, अभी ऊपर ही क्वेश्चन था, भील से नहीं है, बेंगा से है। बेंगा से है, ऑप्शन सी वाला गलत है। जबकि भज्जो सिंह श्याम का संबंध गोंड चित्रकला से सही है। तो ए बी और डी, ए बी डी सही थे, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे पेमा फलैया। क्या है? पेमा फलैया का संबंध के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पेमा फलैया के बारे में कौन सा गलत है? पेमा फलैया आदिवासी पिथौरा चित्रकार के जाने जाते हैं, सही है। इन्हें 1986 में शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया, बिल्कुल ठीक है। 2017 में मध्य प्रदेश शासन की ओर से तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया, ये भी ठीक है। 2024 में इनका निधन हो गया, नहीं, इनका निधन 2020 में हुआ था। इनका निधन 2020 में हुआ था, डी वाला ऑप्शन जो है गलत है। चलिए बात करेंगे रजनी ध्रुवे का संबंध किस कला से है? भाई रजनी ध्रुवे का संबंध पूछ रहा है किस कला से है? तो रजनी ध्रुवे का संबंध गौंड चित्रकला से है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत सही है। रजनी ध्रुवे किस जिले से संबंधित है? तो यह डिंडोरी जिले से संबंधित है, डिंडोरी जिले से संबंधित हैं और गौंड चित्रकला से इनका संबंध है। और इनको कैनवास पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, ये कैनवास जो है उस पर चित्रकारी के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इसमें से पूछ रहा है सही ऑप्शन कौन सा है?
दुर्गाबाई व्याम को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो 2021 में नहीं, 2022 में दुर्गाबाई व्याम को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो गलत हो गया। जोधैया बाई को 2020-22 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो अभी हमने ऊपर बताया था 2020 में जोधैया बाई को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये भी गलत था। अर्जुन सिंह धुर्वे को 2023 में पद्मश्री दिया गया, ये भी गलत है। 2022 में अर्जुन सिंह धुर्वे को पद्मश्री दिया गया था। भूरी बाई को 2021 में पद्मश्री दिया गया, भाई बिल्कुल सही। तो ए, बी और सी गलत थी, जो कि मैंने करेक्ट कर दिया है। डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट करेंगे, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? भाई ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1978 में की गई थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। भीमबेटका को किसने खोजा? है ना, ये क्वेश्चन अगर इसका आंसर आप लोगों से अगर मांगा जाए कि आप लोग बता सकते हैं, वैसे इसका आंसर बहुत सरल भी है और कई बार एमपीपीएससी में आ चुका है। खैर छोड़ो, भीमबेटका अगर बात किया है कहां पर है, तो ये रायसेन जिले में है। सबसे पहले तो ये समझो, रायसेन जिले की भी अब्दुल्लागंज में है। कहां पर? रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में है। ये भी आप थोड़ा याद रखो, क्योंकि अब्दुल्लागंज भी डायरेक्ट तौर पर आ जाता है। रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में है। इसके निर्माण की बात किया है तो पुरापाषाण काल में आदि मानवों के द्वारा हुआ है। आदि मानवों के द्वारा किया गया था। 1957 में इसकी खोज की थी। किसने की थी? डॉक्टर श्री विष्णु श्रीधर वाकड़ के द्वारा की गई थी। तो वी कड़ भी कहा जाता है, इसमें वी धर भी आ जाता है। तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा 1957 में इसकी खोज की गई थी। और 2003 भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो इन सारे पॉइंटों को आप याद कर लो या नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट आता है, राष्ट्रकवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या है? राष्ट्रकवि बाल कवि बैरागी हैं, इनका वास्तविक नाम की बात की जाए क्या है, तो इनका वास्तविक नाम की बात किया तो नंदराम दास है। नंदराम दास है। किस जिले में इनका जन्म हुआ था? नीमच जिले में इनका जो है जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं हैं, रचनाएं इंपोर्टेंट है। दीबट पर दीप, क्या था? दीबट पर दीप इनकी रचना है। दूसरी है गन्ने मेरे भाई, क्या है? गन्ने मेरे भाई, भाई रचना का नाम है गन्ने मेरे भाई, इनकी जो रचना है। अपनी गंध नहीं बेचूंगा, दो टुक, सारा देश हमारा, चांद में धब्बा, भावी रक्षक देश के, ये सभी इनकी रचनाएं हैं जो मैंने आपको बताई है। चलिए बात आता है कि राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपनाया था? धनपाल के द्वारा अपनाया गया था। धनपाल ने राजा भोज के कवि थे, इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम, पुराना नाम पूछ रहे क्या था? तो सांची का पुराना नाम काकड़म था। क्या था? काकड़म था, जिसे काकनांद भी कहा जाता है। एक नाम और भी है जो काफी बार इंटरव्यू में पूछा गया था, मेरे एक फ्रेंड सर्कल में पता है मुझे। तो सांची का पुराना नाम काकड़ाम या काकनांद था। अच्छा यहाँ पर आता है भाई क्या बोलते हैं आपका बेतरवती। बेतवती किसका प्राचीन नाम है? तो बेतवा का, बेतवा जो नदी है उसका प्राचीन नाम जो है बेतरवती है, ध्यान रखिएगा। दसपुर किसका प्राचीन नाम है? तो दसपुर जो है मंदसौर का प्राचीन नाम है। बात किया तो बेशनगरी, बेशनगरी जो है, बेशनगरी कह लो, भेलसा कह लो, ये सभी आपके विदिशा के प्राचीन नाम है। तो आपको याद हो गया होगा भाई, सभी नाम किसी न किसी के प्राचीन नाम से लगे हुए या मिलते जुलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है मतलब गलत कौन सा है इसकी बात कर रहा है। हरिशंकर परसाई हंसते हैं रोते हैं रानी नागफनी की कहानी इनकी रचना है, बिल्कुल करेक्ट है। भवानी प्रसाद गीत फरोश, सतपुड़ा के घने जंगल, हिम तरंगनी, भवानी प्रसाद की रचनाएं पहली बात तो नहीं है। भवानी प्रसाद की रचनाएं जो है नहीं है। गीत फरोश चकित है, दुख है, गीत फरोश चकित, सतपुड़ा के घने जंगल। देखो गीत फरोश चकित है तो भवानी प्रसाद की रचना है, लेकिन सतपुड़ा के घने जंगल ये भी इनकी रचना है। लेकिन हिम तरंगनी की बात किया, ये इनकी रचना जो है नहीं है। हिम तरंगनी इनकी रचना नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन गलत है। जबकि गजानन माधव मुक्तिबोध की बात की जाए, चांद का मोहटेड़ा और काट का सपना ये इनकी रचना है। और केशव दास की रसक प्रिया और कवि प्रिया भी इनकी रचना है। लेकिन बात की जाए आपकी हिम तरंगनी, ये इनकी रचना जो है नहीं है, इनकी रचना जो है नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केशव दास के द्वारा नहीं लिखी गई? भाई केशव दास के द्वारा कौन सी पुस्तक को नहीं लिखा गया है ना?
तो केशवदास के द्वारा जो है रामचंद्रिका लिखी गई है, कवि प्रिया भी लिखी गई है, रतन बावनी भी लिखी गई है, लेकिन राम रसायन केशवदास ने नहीं लिखी है। तो राम रसायन किसने लिखी है, ये भी तो क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि राम रसायन किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे राम रसायन किसके द्वारा लिखी गई है। जितने लोग ऐप पर वीडियो देख रहे हो वो मुझे मैसेज में सेक्शन में आप मुझे मैसेज करेंगे। मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर की बात की जा रही है, कहाँ पर स्थित है? तो मातंगेश्वर मंदिर की बात करें तो खजुराहो में स्थित है। और इसका निर्माण जो है 916 से लेकर 925 ईस्वी के मध्य में हुआ है। चंदेल शासक हर्ष के द्वारा इसका जो है निर्माण करवाया गया था मातंगेश्वर मंदिर। और खजुराहो में यह जो है स्थित है, शिव मंदिर के रूप में जाना जाता है, शिव मंदिर के रूप में इसको जाना जाता है। आलाखंड के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी यूपीपीसीएस हुआ था, इसमें क्वेश्चन आया था। आलाखंड के लेखक जगनिक है। कौन है? जगनिक आलाखंड के लेखक है। और इनकी कुछ और रचनाएं जैसे परमाल राशो, पृथ्वी विजय, जगनिक की ही रचनाएं हैं। मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार के रूप में इनको जाना जाता है। और आलाखंड में आला को चंदेल शासक परमरिधि देव का दरबारी कवि या माना गया है। आलाखंड विश्व की सबसे लंबी रचना में जानी जाती है। आलाखंड जो है विश्व की सबसे लंबी रचनाओं में जानी जाती है। सन्नाटा बा बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? सन्नाटा एवं बुनी हुई रस्सी की बात किया है, भवानी प्रसाद मिश्रा की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्रा की रचना सन्नाटा एवं बुनी हुई रस्सी रचना है। इनका संबंध नर्मदापुरम जिले से है। अगर ग्राम की बात किया तो टेगरिया ग्राम, तो नर्मदापुरम जिले से इनका जल संबंध है, ध्यान रखिएगा। इनकी रचनाएं गीत फरोश चकित है, दुख गांधी, पंच सती, सतपुड़ा के घने जंगल, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी इनकी कुछ रचनाएं हैं। कविताओं में बात किया तो ब्रह्मा राक्षस, अंधेरे में, बुनी हुई रस्सी के, ध्यान रखिएगा। और 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा जाए कब दिया गया तो आप कह दोगे 1972 में दिया गया था। लाठी और भैंस किसकी रचना है? भाई कैसी कैसी रचनाएं हैं? लाठी और भैंस, लाठी और जो भैंस है मुल्ला रामू जी की, किसका? मुल्ला रामू जी की रचना है लाठी और भैंस। इनका जन्म कहाँ हुआ था? भोपाल में जन्म हुआ था। और उर्दू के जनक माने जाते हैं, जो है गुलाबी उर्दू के जनक जो है माने जाते हैं, गुलाबी उर्दू के जनक माने जाते हैं, उर्दू के नहीं गुलाबी उर्दू के जनक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से जयशंकर, प्रेमचंद, महाकवि शूर, महाकवि निराला किस कवि की रचना है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाएं हैं। जयशंकर, प्रेमचंद, महाकवि शूर, महाकवि निराला, ये सभी आचार्य नंद देव दुलारी की रचना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उन्नाव में हुआ था। अब उन्नाव मध्य प्रदेश में तो है नहीं, तो उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। और मृत्यु इनकी कहाँ हुई? मध्य प्रदेश में हुई। कहाँ पर? उज्जैन, उज्जैन में इनकी मृत्यु हुई। तो जन्म उत्तर प्रदेश में, मृत्यु मध्य प्रदेश में हुई, तो इसीलिए इनके बारे में हो सकता है पूछ ली जाए। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं, कभी एग्जाम में आए तो बता सकते हो। विक्रम यूनिवर्सिटी के जो है आप ये कुलपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? महाकवि कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अंग्रेजी में अनुवाद है विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। कब किया था? 1789 में किया था। 1789 में एक ब्रिटिश विद्वान थे, इनके द्वारा ही विलियम जोन्स ने पहली बार 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ध्यान रखिएगा। और अभिज्ञान शाकुंतलम में किसका नाटक है? यह एक नाटक है। अच्छा ये भी याद रखो, क्या है? यह एक नाटक है। और इस नाटक में शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा है। जो शकुंतला और दुष्यंत है इनकी प्रेम कथा का जो वर्णन किया गया है, ध्यान रखिए। वसुधा तथा प्रहरी नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? वसुधा एवं प्रहरी नामक जो पत्रिका का प्रकाशन है वह हरिशंकर परसाई के द्वारा किया गया है। इनके बारे में तो आप लोगों ने सभी ने ज्यादातर पढ़ा होगा। इनका जन्म जो हरिशंकर परसाई का नर्मदापुरम जिले में ही हुआ है, लेकिन जामनी गांव में हुआ है। जामनी गांव में हुआ है, नर्मदापुरम जिले में हुआ है, ध्यान रखिएगा। 1982 में हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 में मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के संबंध में गलत है? कौन सा कथन गलत है? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने करमवीर, प्रभा, प्रताप समाचार पत्र के लिए कार्य किया, ये भी सही है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने 1923 के जबलपुर के झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया, ये भी सही है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने गांधी पंचशती नामक महाकाव्य की रचना की, नहीं। गांधी पंचशती नामक के लेखक की बात किया है तो आपके पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है, इसके लेखक जो है भवानी प्रसाद मिश्रा है। भवानी प्रसाद
मिश्रा है। तो आप कहोगे भाई साहब डी ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, चलिए बात करेंगे रानी नागफनी की कहानी किसकी रचना है। रानी नागफनी की कहानी किसकी रचना है बात कर रहा है, तो रानी नागफनी कहानी हरिशंकर परसाई की रचना है। मध्य प्रदेश में शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था, तो शरद जोशी का जन्म जो है उज्जैन जिले में हुआ था। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, रचनाओं को हम याद कर लो, आप लोग बोल रहा हूं, अंधों का हाथी, जादुई दुनिया, परिक्रमा, जीप सवार, झल्लियां, एक था गधा, फिर किसी बहाने, राह किनारे बैठ, मैं और केवल मैं, दूसरी फतह। ये सब इनकी रचनाएं हैं। इनके पुरस्कार दिया गया था शरद जोशी को कब, 1990 में। भाई कौन सा, तो पद्मश्री से, पद्मश्री से इनको सम्मानित 1990 में किया गया था। नेक्स्ट आता है कि पद्माकर ने अली जाह प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की है। पद्माकर ने अली जाह प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की है, ऑप्शन रहेगा दौलत राव सिंधिया के दरबार में की, दौलत राव सिंधिया के दरबार में की हुई है। कौन संविधान निर्माता परिषद के सदस्य रहे हैं। संविधान निर्माता परिषद के सदस्य की बात किया है, बालकृष्ण शर्मा रहे हैं, बालकृष्ण शर्मा रहे हैं। और इनका जन्म शाजापुर से था। संविधान सभा राजभाषा आयोग 1955 में सदस्य रहे हैं। और इनकी पत्रिका प्रभा और प्रताप है, ध्यान रखना है। तो इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कुमकुम किसकी रचना है, भाई कुमकुम किसकी रचना है बात कर रहा है, तो कुमकुम की बात किया है किसकी रचना है, आप बोलोगे बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना कुमकुम है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो खजुराहो के मंदिरों में पूछा है सबसे बड़ा मंदिर, तो आप कहोगे कंदरिया महादेव का मंदिर है। अब महादेव नाम लिखा है तो सीधी सी बात यह है शिव को समर्पित है, शिव के लिए जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई की बात किया है, इसकी जो ऊंचाई है 31 मीटर ऊंचाई है, 31 मीटर जो है ऊंचाई पर यह स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल शासक, चंदेल शासक। अब चंदेल शासक कौन है, तो विद्याधर के द्वारा करवाया गया था, विद्याधर के द्वारा करवाया गया था। और 1986 में, एक बात और रखो, 1986 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो इसके जो पॉइंट है इंपोर्टेंट है, 1986 में कंदरिया महादेव को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। चंदेल शासक विद्याधर ने निर्माण करवाया। सबसे बड़ा मंदिर खजुराहो में कंदरिया महादेव का है, 31 मीटर ऊंचाई पर है। खजुराहो स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया, तो चंदेल शासक कौन थे, यशोवर्मन थे। यशोवर्मन के द्वारा लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। इसका जो कालखंड है 10वीं शताब्दी में करवाया गया। और यह जो मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, ये लक्ष्मण जी को समर्पित नहीं है, विष्णु के बैकुंठ को समर्पित है, विष्णु के बैकुंठ रूप को यह समर्पित है। तो भगवान विष्णु के लिए इसको जाना जाता है लक्ष्मण मंदिर को। चलिए बात करेंगे खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किससे हुआ है, लाल बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण की बात की जा रही है, आपके लाल बलुआ पत्थर से निर्माण किया गया है। अच्छा, खजुराहो के मंदिर कर रहे हैं कहां पर, किस जिले में है, छतरपुर जिले में है स्थित है। इसका निर्माण की बात किया तो 950 से लेके 1050 बीच में हुआ है। चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया है। और इसकी खोज जो है टी.एस. बर्ट ने की थी। 1986 में पहली बार यूनेस्को में शामिल किया गया था। किस शैली में, तो नागर शैली में इसका जो है निर्माण किया गया है। शैली तो पता होगी ना, भारत में 3 शैलियां हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, और इन दोनों के बीच में जो शैली आती है वो बेसर शैली कहलाती है। तीनों आपको याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है खजुराहो में वह जैन मंदिर जिसमें महावीर स्वामी की माता त्रिशला के 14 स्वप्नों को दर्शाया गया है। तो ऐसा कौन सा मंदिर है, घंटाई मंदिर है। घंटाई मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसमें महावीर स्वामी की माता त्रिशला के 14 स्वप्नों को दर्शाया गया है। ये खजुराहो में स्थित है, छतरपुर में, मध्य प्रदेश में। और इसको भी यूनेस्को विश्व धरोहर का हिस्सा माना गया है। और यह जैन मंदिरों का प्रमुख मंदिर है। और यहाँ पर एक मंदिर है जैन तीर्थंकर शब्द, यहाँ पर नहीं है, सॉरी, है ना। इसका निर्माण जो है, घंटाई मंदिर का निर्माण जो है चंदेल वंश के द्वारा भी करवाया गया है। इस वंश का भी निर्माण जो है चंदेल वंश के द्वारा ही करवाया गया है। चलिए बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि में कौन सी शैली से निर्मित है। तो अभी वैसे बताया था नागर शैली में स्थित है। इस टेस्ट सीरीज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, रायसेन जिले में स्थित सांची के स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। सांची के स्तूप को यूनेस्को की सूची में आपकी बात की जा रही है 1989 में शामिल किया गया है। सांची का स्तूप किस जिले में है, रायसेन जिले में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, अशोक के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया था, 3री शताब्दी में करवाया था। ध्यान रखना, 3री शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। 1818 में इसकी खोज किसने की है, तो जनरल टेलर के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। यूनेस्को में 1989 में इसको शामिल किया गया है, ये भी याद रखो। और इसमें कुल 3 स्तूप है, कुल 3 स्तूप हैं, जो एक महास्तूप है और 2 जो हैं
छोटे स्तूप के रूप में जाने जाते हैं। टोटल 3 स्तूप हैं। और शैली की बात किया है तो बरहूत शैली में है, बरहूत शैली में जो है इसका निर्माण हुआ है। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चनों को लगाया हुआ है टेस्ट सीरीज में। आई थिंक आप लोगों को सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, आप लोगों ने अच्छे से कवर किए होंगे। साथ में हमारे ऐप को डाउनलोड करके यूपीएससी नेट ऐप को डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसकी पीडीएफ, वीडियो, सारी चीजें आप जो है एक बार में ही चीजें एक्सेस कर पाओगे। साथ में जो कुछ 2024 में क्वेश्चन हुआ था उसकी भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी ऐप पर ही, और वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो अभी जाइएगा डाउनलोड करके देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो पसंद आए आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।